की घटना को लेकर आईएएस निशाने पर, इराकी नेता चलाबी की मौत। पाकिस्तान में विमान रनवे से उतरा। पहली बार मिलेंगे चीन और ताइवान के नेता। जल्द लाया जाएगा डॉन को भारत। स्वामी को सरकार से झटका। असहिष्णुता पर जंग जारी। भाजपा ने बोला कांग्रेस पर हमला। सिद्धार्थ भैया को धमकी देने वाला गिरफ्तार। जर्मन फुटबॉल संघ पर आयकर के छापे। नमस्कार, INI न्यूज में आपका स्वागत है। जानिए दिन भर का हाल हमारे साथ। आइए देखते हैं आज की खबरें। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट में हुए रूसी विमानी हादसे की जिम्मेदारी लेने को अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया है। अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा है कि हादसे की वजह के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब तक ये कहा जा रहा था कि एयरबस 321 सिनाई प्रायद्वीप में शनिवार को हवा में ही टूटकर बिखर गया था, जिससे इस हादसे में 224 लोगों की मौत हो गई थी। कोकली माविया एयरलाइंस की माने तो विमान क्रैश के पीछे कोई बाहरी वजह है। रूस के संघीय उड्डयन एजेंसी के अलेक्जेंडर ने कहा है कि हादसे के बारे में इस तरह की बातों में तथ्य पर कोई आधारित नहीं है। राष्ट्रपति सीसी ने ब्रिटेन यात्रा से पहले कहा कि इस्लामिक स्टेट विमान क्रैश की जिम्मेदारी का दावा अपने प्रचार के लिए कर रहा है ताकि मिस्र की स्थिरता को प्रभावित कर सके। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक जेम्स क्लेपर ने कहा कि क्रैश का संबंध चरमपंथियों से होने का कोई सबूत नहीं है। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले नेता अहमद चलाबी की मौत हो गई है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि चलाबी अपने बगदाद वाले घर में मृत पाए गए। माना जाता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। खबरों की माने तो चलाबी इराक के सबसे विवादास्पद और रंगीन नेताओं में से एक माने जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष छवि वाले सिया नेता अहमद चलाबी को अमेरिका कभी इराक की सत्ता में शीर्ष नेता बनाना चाहता था, लेकिन जब इराक में अमेरिकी हमला एक विनाशक कब्जे के रूप में देखा जाने लगा, तब अमेरिका और चलाबी के बीच मोहभंग हो गया। सद्दाम हुसैन की सरकार के पास सामूहिक विनाश के हथियार होने की जानकारी के गलत साबित होने के बाद अमेरिका ने चलाबी को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। बताया जाता है कि चलाबी ने ही कथित तौर पर अमेरिका को सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार होने की जानकारी मुहैया कराई थी। पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक विमान लैंडिंग के बाद रनवे से उतर गया। इस घटना में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। ये घटना तब घटी जब शाहीन एयर के एक विमान ने लाहौर के इकबाल अलम्मा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। बताया जाता है कि कराची से लाहौर पहुंचे इस विमान पर लगभग 100 लोग सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान का एक टायर फट गया। अन्य खबरों के मुताबिक विमान में कोई गड़बड़ी थी। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता परवेज जॉर्ज ने कहा कि लैंडिंग के बाद विमान का संतुलन खराब हो गया, जिससे वो रनवे से उतरकर घास वाली जमीन पर चल गया। उड्डयन की पढ़ाई करने वाले जैन असगर घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि टायर फट गया और विमान रनवे से उतर गया। चीन और ताइवान के नेताओं के बीच शनिवार को सिंगापुर में मुलाकात होगी। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच ये पहली मुलाकात है। देखना ये होगा कि इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि इस ऐतिहासिक मुलाकात का मकसद शांति को बढ़ावा देना है। हालांकि इस दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। दरअसल 1949 में चीनी गृह युद्ध के बाद से ताइवान की अपनी सरकार है, लेकिन चीन उसे अपना एक अलग हुआ हिस्सा मानता है, जिसे एक दिन चीन के साथ मिलना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भड़काऊ भाषण के खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधान सही है और उसने अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाने के आरोप को भी सही ठहराया। अपने मंत्रियों की लगाम कसने में असफल रहने पर केंद्र सरकार और अपने नेताओं के भड़काऊ बयान की वजह से सत्तारूढ़ दल बीजेपी आलोचना के केंद्र में है। मौजूदा कानून के मुताबिक हेड स्पीच किसी भाषण, आचरण या व्यवहार, लेखन या चित्रण को कहा जाता है
जिसमें हिंसा भड़क सकती है या धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है या फिर विभिन्न समुदायों के बीच धर्म, जाति, जनस्थान, निवास या भाषा के आधार पर दुश्मनी हो सकती है। इसलिए इस पर बैन लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी समुदाय या वर्ग नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा किया गया तो देश में अव्यवस्था और दंगे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी कांग्रेस पर अपने चुनावी फायदे के लिए आग से खेलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ मंगलवार को संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया था। भाजपा ने इस मार्च को कांग्रेस को खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हताशा में की गई कोशिश बताया है। भाजपा नेता एमजे अकबर ने कहा कि नैतिक और राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुका कांग्रेस नेतृत्व झूठ को आधार बनाकर चुनावी फायदे के लिए आगे से खेल रहा है और सांप्रदायिक जुनून को हवा दे रहा है। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के नेतृत्व में मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और देश में असहिष्णुता के बढ़ते माहौल के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का सिर काटने की धमकी देने वाले भाजपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा के स्थानीय नेता एसएन चन्नप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को धमकी दी थी कि अगर वो शिवमोगा शहर में बीफ खाएंगे तो उनका सिर काट दिया जाएगा। शिवमोगा के एसपी रवि चमन्नावर ने कहा कि चन्नबसप्पा की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए हमने उनके खिलाफ धमकी देने का आपराधिक मामला दर्ज किया है और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सिद्धारमैया ने पिछले हफ्ते युवा कांग्रेस की रैली में कहा था कि वो बीफ नहीं खाते, लेकिन अब वो खा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 3 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। बस्तर के आईजी पुलिस एसआरपी कल्लूरी ने बताया, पोलमपल्ली इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स, कोबरा बटालियन और डिस्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस ग्रुप के साझा अभियान के दौरान अरपल्ली गांव में माओवादियों ने हमला बोला। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 माओवादी मारे गए। एसआरपी कल्लूरी ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में मारे गए तीनों लोग जन मिलिशिया दल के थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र 5 जन्य में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को राष्ट्र विरोधी ताकतों का अड्डा बताया गया है। आरएसएस अखबार की कवर स्टोरी के मुताबिक जेएनयू में समय समय पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां आयोजित की जाती है और साल 2010 में जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हाथों 70 से ज्यादा जवान मारे गए थे तब विश्वविद्यालय में जश्न मनाया गया था। लेख पर सोशल मीडिया में काफी प्रतिक्रिया हो रही है। वहीं कई लोग ने 5 जनियों के इस लेख से सहमति भी जताई है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उबर टैक्सी में हुए बलात्कार के आरोपी शिव कुमार यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित महिला पिछले वर्ष 5 दिसंबर को उबर टैक्सी से गुड़गांव से दिल्ली इंद्रलोक में स्थित अपने घर लौट रही थी, तभी टैक्सी चालक ने उस पर बलात्कार किया। शिव कुमार यादव को पुलिस ने 7 दिसंबर 2014 को मथुरा से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 20 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करने के बाद शिव कुमार को दोषी करार दिया था। इसके बाद अदालत ने सजा पर फैसला 3 नवंबर तक के लिए टाल दिया था। अदालत ने ड्राइवर शिव कुमार यादव को अपहरण, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट की धाराओं के तहत दोषी करार दिया। पीड़ित युवती ने एप्लीकेशन सर्विस के जरिए कैब हायर की थी। इन दिनों बॉलीवुड गलियारों में अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती की चर्चा जोरों से चल रही है। इसके साथ ही इन दोनों की फिल्म करण अर्जुन की सीक्वल बनाए जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों की इस फिल्म की सीक्वल के बारे में काफी प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच में तल्ख रिश्तों की वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई। फिर अब दोनों के रिश्ते मधुर हो गए हैं, इसका सबूत मंगलवार को शाहरुख ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी दे दिया। बॉलीवुड के बादशाह ने बीती रात को 2 तस्वीरें साझा की जिसमें उनके साथ सलमान है। पहली तस्वीर के कैप्शन में शाहरुख लिखते हैं, भाई मुझे मेरे जन्मदिन पर सुल्तान के मुंह सिखा रहे हैं। दरअसल दबंग सलमान शाहरुख को उनकी 50वीं सालगिरह की बधाई देने उनके घर देर रात पहुंचे। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन के मुख्यालय पर आयकर का छापा मारा गया है।
सरकारी वकीलों के मुताबिक ये छापे 2006 के फीफा वर्ल्ड कप में हुई आयकर की चोरी के लिए मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक डीएफबी के अध्यक्ष वोल्फगैंग नेस्बाक और उनके उत्तराधिकारियों थियो ज्वान जिगर के घरों की भी तलाशी ली गई है। इससे पहले आई रिपोर्ट के मुताबिक 67 लाख यूरो का गोपनीय फंड बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल 2006 के वर्ल्ड कप की मेजबानी जर्मनी को दिलाने के लिए किया गया था। मिशेल पेन ऑस्ट्रेलिया में घुड़दौड़ की सबसे प्रतिष्ठित रेस मेलबोर्न कप जीतने वाली पहली महिला बन गई है। 42 लाख अमेरिकी डॉलर के मेलबोर्न कप में 2 मील की दौड़ लगाई जाती है। रेस में प्रथम आने वाले घोड़े का नाम प्रिंस ऑफ पेंजोन्स है। वो न्यूजीलैंड में पैदा और बड़ा हुआ। दूसरे नंबर पर फ्रांस का घोड़ा मैक्स डायनामाइट रहा। रेस में 24 घोड़ों ने भाग लिया, जिसमें 11 दूसरे देशों के थे। पेन ने रेस के बाद कहा, मैं और मेरी बहन सोच रहे थे कि मैं यह रेस जीतने जा रही हूँ, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जापान की कार निर्माण कंपनी टोयोटा की योजना हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली कार का निर्माण बढ़ाना है। इसीलिए अब टोयोटा कंपनी इससे जुड़े अपने हजारों पैटर्न्स अन्य कार निर्माण कंपनियों के साथ साझा करने जा रही है। टोयोटा ने इसी साल जापान के अलावा अपनी मिराई कार का निर्यात ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क में किया। यह कार हाइड्रोजन से चलती है। टोयोटा की इस कार की कीमत ब्रिटेन में 66,000 पाउंड यानी लगभग 66 लाख रुपये है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस कार पर 25% सब्सिडी है, जबकि जापान में 40% से ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। ब्रिटेन में इस पर कोई सब्सिडी नहीं है। कंपनी को उम्मीद है कि पेटेंट साझा करने से दूसरी कंपनियां भी हाइड्रोजन ईंधन की सस्ती कार बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ INI न्यूज़ पे। धन्यवाद।